नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन के करंट अफेयर सीरीज में। और आज हम लोग कुछ ऐसे एडिटोरियल्स और कुछ ऐसी न्यूज़ देखेंगे जो कि हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया ने कल ब्रिक्स का लोगो भी जो है रिलीज़ कर दिया है, उसका थीम भी रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग टू प्रेज़ाइड ब्रिक्स दिस ईयर। इस साल हम लोग ब्रिक्स की प्रेज़िडेंसी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं with the first news of today. पहली न्यूज है, कोकीजो काउंसिल रीआइट्रेट्स डिमांड फॉर यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब मेरा पहला तो यही क्वेश्चन है आप सभी से कि आप सभी ये लिखिए कि कुकीजो कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं लिखने वाले हैं, तो मैं मुझे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुकीजो जो कम्युनिटी है, कुकीजो कम्युनिटी, ये कम्युनिटी मणिपुर की है। ठीक है, मणिपुर। यहां पर अगर आप देखेंगे भी, कुकीज और रिआइट्रेट्स डिमांड फॉर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। आप लोग शायद इस चीज को लाइटली ले रहे होंगे, ठीक है, तभी आप लोग कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रीलिम्स एक टीचर को नहीं देना, आपको देना है, तो आपको अपने एफर्ट्स डालने होंगे। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक वो जो क्वेश्चन है ना, वो आप सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। ये चीजें कुछ अपनी टिप्स पर होनी चाहिए। अगर आप ये चीज जो है याद नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, पोटेंशियल क्वेश्चंस। और अगर इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस अगर आप गलत करके आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप भूल जाइए कि आपका नाम जो है प्रीलिम्स के रिजल्ट की लिस्ट में होगा। ठीक है, अगर बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो यही होती है। आपको वहां याद आएगा कि कुकीज वो कम्युनिटी कहाँ पढ़ी तो थी, लेकिन कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करती है कुकीजो कम्युनिटी, वो अगर याद नहीं आया ना, तो वो पूरा पेयर वाला क्वेश्चन जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा। आप कुछ ना कुछ गलत लगा देंगे उसका आंसर। कुकीज हो, आप लद्दाख लगा देंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, 2 नंबर तो वैसे ही जाने जाएंगे माइनस में, और आप नंबर ले लेंगे, -0.66 हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों से बचना है। प्लीज अपने आप को इस चीज से बाहर निकालिए। सबसे पहले अपनी जो मेंटल बैरियर्स होते हैं उन चीजों को तोड़िए, और ये चीज अपने मन में बिठाइए कि आपको पढ़ना है और कुछ फैक्ट्स जो हैं वो टिप पर याद करने हैं। आप आज देखेंगे कि न्यूज जो है कितनी रिपीट होती है। ठीक है, वो रिपीटिशन जो है वो आपकी टिप्स पर होना चाहिए। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। तो हुआ क्या है यहाँ पर, कुकीज काउंसिल जो है उन्होंने अपनी यूनियन टेरिटरी बनाने की डिमांड को दोबारा किया है। कुकीज जो कम्युनिटी है, ठीक है, मणिपुर की, वो कह रहे हैं कि हमें भाई एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दो, हम मणिपुर का पार्ट नहीं रहना चाहते। तो यहीं पर जैसे आप इस चीज को पढ़ेंगे, अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जो जस्ट होता है, सबसे पहले उस जस्ट को पढ़ना सीखें। यहाँ पर क्या है, इंसर्जेंट ग्रुप्स वार्नड अगेंस्ट वायलेटिंग रूल्स, न्यू दिल्ली, अ 2-day रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मैतेई एंड कुकीज इंसर्जेंट ग्रुप। अब यहाँ से आपको पता चल गया मैतेई, ठीक है, मैतेई और कुकीजो, ये 2 ग्रुप्स हैं जो कि मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, कुकीजो के अलावा यहाँ पर मैतेई कम्युनिटी भी है। ये कम्युनिटीज जो हैं आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि अभी वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ है मणिपुर में, 2023 में हुआ था, जिसमें से कुकीजो जो कम्युनिटी है वहां के करीबन 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारी तबाही हुई थी। तो इस चीज के चलते कुकीजो कम्युनिटी काउंसिल जो है उसकी मांग है कि उसे यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। अभी ये सिर्फ मांग है, ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अभी सिर्फ ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा। जब ये यूनियन टेरिटरी बन जाएगी तब हम इस चीज को पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी है और लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है। ठीक है, आप इतना लिख दीजिए, लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी डैश, कौन सी है लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी, ये आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मूविंग ऑन, इसे इरेज कर देते हैं। मूविंग ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इंडिया इज गेटिंग रिड ऑफ आउटडेटेड डेटा सेट फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। हमने, आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो होती है, उसका रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने देखा था इन्फ्लेशन जो है 1.33% से बढ़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है 1.33% से बढ़ रहा है। हमने यहां भी देखा था कि 2 तरह से इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता था, एक था हमारा WPI
और एक था हमारा सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था ये हमारा, ये मैन्युफैक्चरर के तरफ से देखा जाता था और ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सरकार इसमें से सीपीआई को यूज करती है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन को रिलीज करने के लिए। डब्ल्यूपीआई में एक पॉइंट हमने देखा था कि ये सिर्फ मंथली बेसिस पर रिलीज होता है। ठीक है, इसे कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसे रिलीज करती है, जबकि सीपीआई जो है इसे एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके द्वारा जो सीपीआई है वो रिलीज किया जाता है। अब हमने एक चीज और देखी थी, ये पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और डब्ल्यूपीआई जो है ये सिर्फ गुड्स को देखता है, डब्ल्यूपीआई इट लुक्स ओनली एट द गुड्स, सिर्फ सामान, जबकि सीपीआई गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों चीजों को मेजर करता था। ठीक है, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को मेजर करता था, ये हमने देखा था। अब यहां पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था इसका हमने देखा था जो बेस ईयर है, अभी तक हम इसमें बेस ईयर यूज कर रहे थे 2012, फाइनेंशियल ईयर 2011-12 जो है उसे हम सीपीआई के मेजरमेंट में यूज कर रहे थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मेजरमेंट में हम लोग 2012 को एज अ बेस ईयर यूज कर रहे थे, जो कि अब यहां कहा गया है कि ये एक आउटडेटेड सिस्टम है। ठीक है, आउटडेटेड हो चुका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसा हमने देखा लास्ट टाइम कि 1.33% जो था इन्फ्लेशन इस रेट से बढ़ रहा था। ठीक है, जो कि आरबीआई ने बोला कि ये बहुत कंसर्निंग इशू है, चिंताजनक विषय है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अनुसार जो इन्फ्लेशन है वो होना चाहिए 4% प्लस माइनस 2%, यही होना चाहिए। इसे इस तरह से समझते हैं बहुत अच्छे से। आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है भारत का, इसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जो कि डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन का क्या रेट रहेगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यहां पर इन्होंने कहा था एक हेल्दी इन्फ्लेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्दी इन्फ्लेशन। हमने इन्फ्लेशन के प्रकार भी पढ़े थे, कितने तरह का इन्फ्लेशन होता है। तो यहां हमने देखा था कि जब इन्फ्लेशन 2 से 4% के बीच में रहता है, 2 से 4% के बीच में जब इन्फ्लेशन रहता है तब क्या होता है, वो हेल्दी इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है। लेकिन अभी हमारा जो इन्फ्लेशन आया है वो 1.33% आया है, अब ये 2% से बहुत कम है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई महंगाई नहीं बढ़ रही, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है? आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज का बिल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? वाईफाई का बिल बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है, पार्ले जी बिस्किट्स इन द सेंस महंगे हुए हैं या नहीं हुए? महंगाई हुई है, दाल के भाव बढ़े हैं, आटे चीनी सबके दाम बढ़े हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई महंगाई तो बढ़ी नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही महंगाई? क्योंकि हमारा जो बेस ईयर है वो 2012 है, 2012 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन। बेस ईयर जो है हमारा 2012 है। तो अभी हम जो भी सीपीआई मेजर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि 2012 में लोग किस तरह से खर्चे करते थे, 2012 में लोगों का खर्चा करने का पैटर्न क्या था। अब आप मानसिक रूप से 2012 में जाइए, 2012 में क्या आपके पास वाईफाई इतना प्रेवलेंट था? क्या हम लोग घरों में वाईफाई लगाते थे? आई थिंक नहीं। ठीक है, 2012 में मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वाईफाई जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, लेकिन आज क्या है, 2026 शुरू हो गया है, हमारे वाईफाई के खर्चे इतने हैं। ठीक है, हम लोग 2012 में तो शायद बहुत सारी चीजें जो थी नहीं थी, वाईफाई, इसके अलावा हमारे जो गैजेट्स हैं, बहुत सारे गैजेट्स जो आ गए हैं, अब आ गए हैं, जिन पे हम रेगुलर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। तो खर्चा जो है 2012 में जिस तरह से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो लोग कंज्यूमर्स हैं, हम जैसे लोग, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 2012 में कुछ और थी, अब 2026 में कुछ और हैं। तो अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन 1.33% से बढ़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोगों को दिख रहा है कि महंगाई तो बढ़ रही है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभी बेस ईयर जो है वो 2012 है। अब सरकार ने क्या लेकर आई है, हम जो अपना बेस ईयर है इसे फरवरी में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, फरवरी से हमारा जो बेस ईयर है वो हो जाएगा 2024, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हमारा जो है बेस ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सीपीआई से रिलेटेड चीज थी। यहां पर भी हम लोग एक बार न्यूज आर्टिकल के थ्रू देख लेते हैं।
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के अनुसार जो हमारा सीपीआई है वो 12 फरवरी से, ठीक है, उसको हम लोग 2024 कर देंगे, 2024 कर दिया जाएगा जो हमारा बेस ईयर है, ठीक है। यहाँ पर वही बात करी गई है कि दिसंबर 2025 के आंकड़े आए थे जो कि 1.33 बता रहे थे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेट है वो नहीं बढ़ रहा है। इसके चलते क्या हुआ है, यहाँ से हम इसे 2024 करने जा रहे हैं और ये फरवरी से लागू होगा। अभी फिलहाल जनवरी या फरवरी का जो है वो मेजरमेंट तो पुराने बेस ईयर से ही होगा, लेकिन आगे आने वाला जो जब इन्फ्लेशन मेजर होगा, सीपीआई मेजर किया जाएगा, वो सीपीआई हमारा 2024 के बेसिस पे होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है। आपको यहाँ से क्या देखना है, सबसे पहला तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, पीसीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा सीपीआई का बेस ईयर है वो क्या है। अब बेस ईयर 2024 हो गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के डिफरेंस के बेसिस पे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों में क्या अंतर है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हमने डिफरेंस देखे, कौन इनको रिलीज करता है, कौन सा इंडेक्स जो है मंथली बेसिस पर निकलता है, ठीक है, किसके क्या फीचर्स हैं, कौन सा गुड्स को लेकर चलता है। जैसे डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स को मेजर करता है, जबकि सीपीआई जो है गुड्स और सर्विसेज दोनों को मेजर करता है। तो ये दोनों चीजें जो है हमने अच्छी तरह से समझ लेनी है। आई होप दैट मेक सेंस, ये चीज आपको समझ में आई हो। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज है, दैट इज नो डिमांड फॉर शेयरिंग सोर्स कोड ऑफ फोन्स। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी थी सोर्स कोड से रिलेटेड कि जो केंद्र सरकार है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा था कि जो कंपनियां मोबाइल फोन्स बनाती हैं उन्हें अपना सोर्स कोड जो है वो शेयर करना होगा। सोर्स कोड क्या करना पड़ेगा, सरकार के साथ शेयर करना होगा ताकि सरकार जो है डेटा का मिसयूज ना कर सके। तो और ये हुआ किस उससे था, ये हुआ था इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट। इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स 2023, इसके तहत हुआ था। ये ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ड्राफ्ट थी, ये लागू नहीं हुई है, लीगलाइज नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर ये इस चीज का खंडन किया जा रहा है कि जो सरकार ये मांग कर रही थी, तो यहाँ पर कंपनीज का कहना है कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये जो 2023 के जो ड्राफ्ट रूल्स थे, 2023 का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट था, वो अभी एनफोर्स ही नहीं हुआ है, एनफोर्स नहीं हुआ है। सरकार ने कोई भी अभी सोर्स कोड मांगने की बात नहीं करी है, ठीक है। सोर्स कोड की अगर हम बात करें तो हमने देखा था सोर्स कोड होता है कि किस तरह से जो हमारा मोबाइल फोन है वो काम कर रहा है। जैसे हमने समझा था कि सपोज एक एप्पल का फोन है, एक सैमसंग का फोन है, दोनों फोन्स के बीच में फीचर्स अलग अलग होंगे। एप्पल के फोन में सर्विसेज फीचर्स अलग होंगे, सैमसंग के फोन में फीचर्स अलग होंगे। अब ये दोनों कंपनीज जो है अपने बनाने के तरीके, फोन को बनाने के तरीके, फीचर्स को बनाने के तरीके खुद डिसाइड करती है और ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, एक गोपनीय बात होती है। अब सरकार क्या कह रही है, वो गोपनीय जो प्रोग्रामिंग है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि सपोज आप पिज्जा खाते हैं डोमिनोज का, तो अगर आप डोमिनोज का पिज्जा चाहे कश्मीर में बैठकर खाएं या कन्याकुमारी में बैठकर खाएं, आपको डोमिनोज के पिज्जे का जो टेस्ट है वो सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। अब ये कुछ रेसिपीज होती हैं जो उनकी पर्टिकुलर रेसिपी होती है, कॉन्फिडेंशियल रेसिपीज होती हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो यहाँ पर सरकार ने बोला था कि हमें सोर्स कोड दो, और किस आधार पर बोला था सरकार ने, इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट 2023 जो आई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर कहा गया है अब दोबारा कि एक इंडस्ट्रियल ग्रुप ने कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो 2023 का डॉक्यूमेंट था, ये वाला इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट 2023, ये लीगली एनफोर्स नहीं हुआ है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये शॉर्ट न्यूज थी जो हमने पढ़ा था सोर्स कोड के बारे में, उस चीज का एक रिवीजन था, ठीक है। ईरान से रिलेटेड हमने ये चीज कल भी देखी थी, इंडिया, ईरान, यूएसए और इजराइल, किस तरह से ये एक टसल का माहौल बना हुआ है। तो क्या हुआ है यहां पर, इस चीज को देखते हैं। ईरान है, ईरान में भाई क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट एक जनरल स्ट्राइक से शुरू हुए थे कि भाई धरना प्रदर्शन हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था ये धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा था ट्रेडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा हो रहा था, जिन्हें हम बाजारीज कहते हैं। ईरान के जो ट्रेडर्स हैं उन्हें बाजारीज कहा जाता है। तो उनका ये हो रहा था स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे।
इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, यहां से जो उसकी करेंसी है रियाल, इस रियाल की वैल्यू जो है वो घट रही थी, रियाल की वैल्यू कम हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, सरकार का फोकस था केवल न्यूक्लियर एनर्जी पर, ठीक है, सरकार इन चीजों को नजरअंदाज कर रही थी। प्लस इसमें कौन ऐड हो गया इसमें ऐड हो गए स्टूडेंट्स, नॉट पर्टिकुलरली स्टूडेंट, यूथ ऐड हो गई, ठीक है, यूथ ऐड हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, पूरी यूथ आ गई। अब यूथ और ट्रेडर्स ने मिलकर यहाँ पर जो स्ट्राइक चल रही थी, उस स्ट्राइक को एक वायलेंट, एक बहुत ही वायलेंस का रूप दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2000 से ज्यादा लोग, 2500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, ठीक है, ये एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर 2500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और इनमें से मरने वाले जो हैं ज्यादातर प्रोटेस्टर्स ही हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर इशू क्या हुआ है ये हमने देखा, ठीक है, हमने रिवाइज किया कि पूरा इशू क्या था ईरान के साथ। अब यहाँ पर यूएसए आया बीच में, हमने देखा यूएसए और इजराइल जो थे वो प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हाँ दंगा करो, हम आपके साथ हैं। अब यहाँ पर यूएसए के जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा हेल्प इज ऑन इट्स वे। प्रोटेस्टर्स के लिए ये ट्वीट था कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी सहायता आपकी तरफ बढ़ रही है। तो क्या हम इस चीज से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ, क्या वो अब ईरान में भी होने वाला है? जिस तरह से यूएसए ने वेनेजुएला में घुसकर वहां की सरकार को एक तरह से तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, किसी और को जो वहां के लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और किसी और को लीडर बना दिया गया, क्या ईरान में भी दोबारा से ये चीज होने वाली है? क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है, हेल्प इज ऑन द वे, प्रोटेस्टर्स के लिए हेल्प जो है वो रास्ते में है, निकल चुकी है, मतलब हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प इज ऑन इट्स वे, मतलब तो यही हुआ इस चीज का कि जो मदद है, जो यूएसए मदद करना चाह रहा है वो ईरान की, वो ऑन द वे है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि इंडिया और ईरान के बीच में जो टाइज हैं, जो व्यापार होता है आज की डेट में, ट्रेड जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो इंडिया पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ईरान और इंडिया के रिलेशंस काफी स्ट्रेंथन्ड रिलेशन है, क्योंकि आजकल के रिलेशन नहीं है। हमने यहां से देखा था कि ट्राइब जो थी आर्यन ट्राइब, वहां से हमारे रिलेशंस हैं, हमारी लैंग्वेजेस में बहुत सिमिलैरिटीज है, एनर्जी कोऑपरेशन में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, एनर्जी रिलेशंस हैं भाई। इसके अलावा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, जहां से हम रशिया जा रहे हैं, जहां से हम सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंडिया का चाबहार पोर्ट है, जहां से हम अफगानिस्तान पहुंचते हैं। अगर अमेरिका हमला कर देता है, ठीक है, तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है इस पे फर्क पड़ सकता है। ट्रेड पे हालांकि एक तरह से कम फर्क पड़े, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं ऑलरेडी, चाबहार पोर्ट, आईएनएसटी, एनर्जी रिलेशंस, ठीक है, और हमारे एंशिएंट रिलेशंस, इन सब पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ है। और हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने भी यहाँ पर चिंता जाहिर करी है और यहाँ पर कहा है कि ईरान में लोग ना जाएं, इंडियंस, अगर जरूरी नहीं है तो ईरान की विजिट से बचें, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है ट्रम्प के द्वारा ईरान में, ठीक है। ये थी पूरी कहानी ईरान से रिलेटेड। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगमम इनिशिएटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, पीएम मोदी फीडिंग अ काउ ड्यूरिंग पोंगल सेलिब्रेशन एट द रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर एल मुरुगन, न्यू दिल्ली, ठीक है। पोंगल मकर संक्रांति थी कल, जिसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है, साउथ इंडिया में पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो काशी और तमिल का जो संगम है वो आपस में इस तरह से, अब काशी तमिल संगम को समझ लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। थोड़ा डीपली समझेंगे क्योंकि हम शायद इस टॉपिक को पहली बार टच कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम। काशी मतलब वाराणसी, वाराणसी यूपी का एक शहर है। तमिल यू ऑलरेडी नो, तमिलनाडु इंडिया का एक स्टेट है। संगमम इट्स अ रिलेशन, ठीक है, संगम होना किसी चीज का, दो चीजें जब आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ को कनेक्ट किया जा रहा है, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट किया जा रहा है, वो इनिशिएटिव है नॉर्थ साउथ संगमम इनिशिएटिव। ये जो है सरकार ने लॉन्च किया था 2022 में। कब लॉन्च किया गया था? 2022 में लॉन्च किया गया था। ये एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है जो हर साल होता है।
एनुअल मंथ लॉन्ग प्रोग्राम, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो 1 महीने तक चलता है और हर साल होता है। हर साल 1 महीने के लिए काशी तमिल संगमम जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब से कर रहे हैं हम? 2022 से इस चीज को ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इसके द्वारा ये लागू किया गया था, इनिशिएट किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, काशी तमिल संगमम। अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई, क्यों करना चाहते हैं हम नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट? तो इसके पीछे का स्लोगन था एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नॉर्थ साउथ हम एक हैं, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। यहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं कल्चर को, रीअफर्म करते हैं, दोबारा से उस चीज को बोलते हैं, और डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर करते हैं किसको? एज ओल्ड लिंक बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, लिंक्स बिटवीन वाराणसी एंड तमिलनाडु और बनारस के बीच में, वाराणसी के बीच में जो पुराने संबंध हैं, पौराणिक समय से जो एंशिएंट टाइम से जो संबंध हैं, उन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काशी तमिल संगम जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2022 में। यहां से जो हमारे वाराणसी और तमिलनाडु के बीच के जो रिलेशन है उनको मजबूत किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 फैक्ट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है, जो इस एडिटोरियल में आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक तेनकाशी नाम की जगह है, तेनकाशी, ठीक है। तेनकाशी एक जगह है, इसे दक्षिण काशी कहा जाता है, दक्षिण काशी, साउथ इंडिया की काशी जो कि तमिलनाडु में है। एक काशी जो है वो यूपी में है, नॉर्थ में। एक दक्षिण की काशी है तेनकाशी। जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ में गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी जो है नॉर्थ की गंगा। अब दक्षिण गंगा कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस इंडियन रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। तेनकाशी जो है ये दक्षिण गंगा जो है इसे कहा जाता है। अब यहां पर जैसे कि सेज अगस्त्य जो थे हमारे, सेज अगस्त्य ऋषि जो थे उन्होंने यात्रा करी थी तेनकाशी से लेकर काशी तक, ठीक है। तेनकाशी से काशी तक यात्रा करी थी। अगस्त्य ऋषि ने, जो सेज अगस्त्य थे, उन्होंने यात्रा करी थी तेनकाशी से, काशी आए थे वो। तेनकाशी दक्षिण काशी से लेकर वो आए थे नॉर्थ इंडिया की काशी तक। तो हमारे जो एज ओल्ड रिलेशन है, इन्हीं रिलेशंस को मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम चलाया गया है, ठीक है। यहां पर एक नाम आया है जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है, तोलकापियम। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तोलकापियम क्या है भाई? तोलकापियम एंशिएंट तमिल लिटरेरी क्लासिक, एंशिएंट तमिल एक लिटरेचर की किताब है, लिटरेचर का वर्क है थोलकापियम, ठीक है। तमिल में लिखा गया है ये। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये था तमिल संगम लिटरेचर। यहां से हम क्या करते हैं, हम जो एकेडमिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज है तमिलनाडु और यूपी वाराणसी के बीच में, वो करते हैं, ठीक है। ज्ञान का आदान प्रदान, लोगों का आदान प्रदान, तमिल के लोग जो हैं काशी आएंगे, काशी के लोग तमिल जाएंगे, जो हमारा कल्चर है वो एक्सचेंज होगा, लोग आपस में मिलेंगे। इन सब चीजों के उद्देश्य के साथ जो है काशी तमिल संगमम जो हमारा चलाया गया, ठीक है। ये था काशी तमिल संगमम। पोंगल अब जो है एक ग्लोबल इवेंट बन गया है, ऐसा पीएम मोदी जी का कहना है, ठीक है। काफी ये पोंगल के अवसर पर ये प्रोग्राम हुआ था, और हमें बस जानना है काशी तमिल संगमम इनिशिएटिव के बारे में, जो हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछा जा सकता है, जिसके चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक एडिटोरियल आया है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, ठीक है। एडिटोरियल की हेडिंग सबसे पहले पढ़ते हैं, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाज मिनरल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कई तरह की होती है, यहाँ पर एक डिफरेंट तरह की डिप्लोमेसी की बात करी गई है, मिनरल डिप्लोमेसी। इंडिया जो है मिनरल की डिप्लोमेसी किस तरह से डील करता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि सोलर, विंड, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। इस तरह की जो एनर्जीज हैं इनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं।
अब सोलर की बात करें, जब हम सोलर की बात करते हैं तो सोलर में सिलिकॉन लगता है, ठीक है, जर्मेनियम लगता है, तरह तरह के जो है एलिमेंट्स लगते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। और वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, लिथियम लगता है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो यूरेनियम लगता है। और इंडिया के पास ये जो मिनरल्स हैं वो इतने सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, तो इंडिया क्या करता है, उन चीज़ों को इंपोर्ट करवाता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो इंडिया इंपोर्ट करवाता है, कुछ कंट्रीज के साथ तो हम अच्छा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज के साथ हम अच्छा इंपोर्ट नहीं कर पाते, अच्छे टाइज मेंटेन नहीं कर पाते। तो उसी से रिलेटेड ये एक पूरा एडिटोरियल दिया है, इसको समझते हैं अच्छी तरह से कि क्या हो रहा है। ठीक है, इंडिया जो है ट्रांजिशन कर रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ। अब यहां से हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं, दो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, एक तो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स, एक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये दो चीजें हमें चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हमें चाहिए, तभी हम जो है क्लीन इंडिया मिशन की तरफ पहुंच पाएंगे। अब इस चीज के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया दो तरह के अप्रोच को अपनाता है अपनी जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए। पहली है जो हमारी मल्टीलैटरल एंड बाइलैटरल पार्टनरशिप्स हैं। क्या है भाई ये चीज, मल्टीलैटरल, मल्टी मतलब बहुत सारे, बाई मतलब दो। जब हम बहुत सारे देशों के साथ या एक देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, उन्हें मल्टीलैटरल बाइलैटरल कहा जाता है। वो पार्टनरशिप है हमारी अलग अलग देशों के साथ। इसके अलावा और क्या है, अगर हम पार्टनरशिप के अलावा बात करें, हमारी डोमेस्टिक मिनरल पॉलिसी भी है। ठीक है, डोमेस्टिक मिनरल पॉलिसी, जो घरेलू पॉलिसी है हमारी इंडिया की, वो भी हम फॉलो करते हैं। तो ये दो जो चीजें हैं, इंडिया अभी फिलहाल इन दोनों चीजों पर फोकस कर रहा है। तो हमें अभी फोकस करना है इस चीज पर, पूरे एडिटोरियल में इस चीज पर फोकस किया गया है, किस तरह से हमारे जो है रिलेशंस हैं। सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करें, यहां पर कहा गया है ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्टेबल नेशन है, शांत पीसफुल नेशन है। ठीक है, कंट्री में कोई उथल पुथल नहीं होती है, शांत नेशन है, स्टेबिलिटी है, इसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन भी हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। दोनों देशों के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई थी, ये 2022 में हुई थी। ठीक है, यहां से हमने अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए यहां स्टैंड लेना शुरू किया था। यहां पर हमारे लिथियम और कोबाल्ट में, लिथियम और कोबाल्ट में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। हम लिथियम और कोबाल्ट भेजेंगे भी, मंगाएंगे भी। ठीक है, इस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी फिलहाल जो है अपना रिलेशन मेंटेन करे हुए हैं। ठीक है, लिथियम और कोबाल्ट के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला जो हमारा सक्सेसफुल इनिशिएटिव है वो ये है। इसके बाद हम जापान की बात करें, जापान और भारत के बीच में दिक्कत ये है, क्या हुआ था, चाइना जो है, चाइना के पास बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब चाइना जो है, चाइना ने जापान को मना कर दिया था कि चाइना में कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा क्रिटिकल मिनरल का। लेकिन यहाँ पर चाइना नहीं रुका, क्योंकि हम सभी जानते हैं चाइना कितना आगे है, बहुत इनोवेटिव कंट्री है। अगर वहां कोई अर्थक्वेक आता है तो वो एक दिन में दोबारा खड़ा हो जाता है। ठीक है, चाइना नुकसान नहीं झेलते हैं वो लोग, दे आर वेरी इनोवेटिव। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमले के बाद भी जो चाइना है, जो जापान है, वो किस तरह से अपने आप को सरवाइव किया, उभर कर आया, एक बहुत अच्छी इकॉनमी बना। तो यहाँ पर उस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो यही जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देना चाइना की तरफ से, ऐसा इंडिया के साथ भी हो सकता है। इसलिए इंडिया जो है अलग अलग देशों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है, ताकि हमारा जो क्रिटिकल मिनरल है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल रहे। तो चाइना के साथ भी हमारा रेयर अर्थ डाइवर्सिफिकेशन का एक इनिशिएटिव है, रेयर अर्थ डाइवर्सिफिकेशन। यहां से ये चीज सीखते हैं हम। और यहां पर जापान के साथ स्टॉक पाइलिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक है,
अलॉन्ग विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम जापान से सीखते हैं कि इस तरह से जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो अभी यूज हो रहे हैं उसे हमें कैसे दोबारा से रिसाइकिल करना है, उनको ही पाइल अप करना है, वेस्ट नहीं जाने देना है कुछ। जापान वेस्ट नहीं करता है उस चीज को, ये चीज ये जो टेक्निक है ये हम जापान से सीख रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो जापान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस है, रेयर अर्थ एलिमेंट डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं जापान से, स्टॉक पाइलिंग और रिसाइकलिंग सीख रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये एक इन्वेस्टमेंट है। अब अफ्रीकन नेशंस की बात करें, इंडिया जो है अफ्रीकी देशों के साथ भी अपने संबंधों को बनाया रखा है। यहां पर हमने नामीबिया के साथ एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट विद नामीबिया। नामीबिया जो है अफ्रीकन नेशन है, इसके साथ हमने लिथियम, रेयर अर्थ और यूरेनियम का, ठीक है, लिथियम, रेयर अर्थ और यूरेनियम, इनसे रिलेटेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ये एग्रीमेंट हमारे हो चुके हैं, ये नामीबिया के साथ था। इसके अलावा हम जाम्बिया से कॉपर और कोबाल्ट की भी बात कर रहे हैं, जाम्बिया के साथ कॉपर और कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन नेशन है इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। अब यहाँ पर इंडिया मदद कर सकता है अफ्रीकन नेशन की, इन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है और वहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि इंडिया के भी यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर इंडिया करता है अफ्रीकन देशों में तो, ठीक है। ये हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इंडिया किन चीजों में पिछड़ा हुआ है, ठीक है। एक यूएसए का ट्रस्ट इनिशिएटिव है, ठीक है, ट्रस्ट इनिशिएटिव, यूएसए का एक ट्रस्ट इनिशिएटिव है, इंडिया इसमें इस चीज में भागीदारी ले सकता है। अभी ट्रस्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप, संबंधों को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना है, यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक, यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। जो यूएसए जो है उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, ठीक है। हम यूएसए से टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूएसए का ट्रस्ट इनिशिएटिव है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशंस यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इस इनिशिएटिव से हम जुड़ सकते हैं और हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ऐसी बात करी गई है यहाँ पर। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, ईयू से सीख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक एक्ट है, ठीक है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट। आपको पता है यूरोपियन यूनियन जो है स्टैंडर्ड्स की बहुत बात करता है, रेगुलेशंस की। भाई हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि अगर कोई चीज यूरोप जाती है इंडिया से एक्सपोर्ट होके, तो यूरोप एक सर्टिफिकेट बोलता है, एक सर्टिफिकेट आपको खरीदना पड़ेगा, जितना भी आपने कार्बन एमिशन किया है इस प्रोडक्ट को बनाने में उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यूरोप जो है स्टैंडर्ड्स पे चलता है, ये स्टैंडर्ड्स हम सीख सकते हैं यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्ट एशिया है हमारा, ठीक है, वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स और सऊदी अरेबिया, इस तरह के जो नेशंस हैं इनके पास बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, इनके पास बहुत पोटेंशियल है, ये रिफाइनिंग कैपेसिटी है इनके पास। ये लोग रिफाइन अच्छे से कर लेते हैं। सपोज रेयर अर्थ एलिमेंट अपने ओर में मिल रहा है, उस ओर को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी इनके पास है, ठीक है, रिफाइनिंग कैपेसिटी है इनके पास। यहां से हम ये रिफाइनिंग कैपेसिटी को सीख सकते हैं वेस्ट एशिया से, ठीक है। इसके अलावा रशिया के पास भी, हम रशिया से अभी ये चीजें नहीं लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है। रेयर अर्थ कोबाल्ट लिथियम, रेयर अर्थ कोबाल्ट लिथियम, ये सारी चीजें हम रशिया से ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लेटिन अमेरिका से कर सकते हैं, ठीक है, लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका में आपके अर्जेंटीना, चिले, पेरू, चिले, पेरू, इस तरह की कंट्रीज आती हैं, ब्राजील आता है आपका। इन देशों से हम मदद ले सकते हैं, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज से। यहाँ पर कॉपर, निकल, रेयर अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, कॉपर, निकल, रेयर अर्थ, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें देखने को मिलता है, यहाँ से हम इन चीजों को बोरो कर सकते हैं, ठीक है।
ये चीज थी। अब इंडिया के पास क्या नहीं है, आप सबसे पहले समझिए एक वैल्यू चेन या सप्लाई चेन क्या होती है, ठीक है। हम समझेंगे सप्लाई चेन क्या होती है, ये इसी का अपडेटेड वर्जन है, वैल्यू चेन क्या होती है, ठीक है। इसे बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। सपोज यहां पर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर है आपका रॉ मटेरियल, फिलहाल में क्या है, पोटैटो है, आलू है, पोटैटो, ठीक है। आलू जो है हमारा भी रॉ मटेरियल है। अब ये रॉ मटेरियल जाएगा प्रोसेसिंग में, बनने की यूनिट में, प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, यहां से ये बनेगा चिप्स। और रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, वाहन चाहिए, व्हीकल्स चाहिए। अब ये प्रोसेसिंग यूनिट से कहां जाएगा, वेयर हाउस में जाएगा। वेयर हाउस जो होते हैं जहां सामान रखा जाता है, वहां पर ये चिप्स स्टोर किया जाएगा स्टोरेज के लिए, ठीक है। यहां तक भी ले जाने के लिए हमें व्हीकल्स चाहिए, जिसे हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। वेयर हाउस से फिर ये जाएगा रिटेलर्स के पास, रिटेल शॉप पे जाएगा, रिटेल शॉप से ये कस्टमर तक जाएगा। तो ये जो पूरी चेन होती है, इसी चेन को बोला जाता है सप्लाई चेन। कैसे जो प्रोडक्ट है वो अपने रॉ मटेरियल से गंतव्य स्थान तक, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचता है, इस चीज को वैल्यू चेन कहा जाता है। इस वैल्यू चेन में गाड़ियों की भी जरूरत पड़ती है, एक सामान को यहां से वहां ले जाने की। इसमें रॉ मटेरियल भी आता है, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, फैक्ट्रियां भी आती हैं, वेयर हाउस आता है जहां पे हम सामान स्टोर करते हैं, वो भी आता है, फिर वहां से रिटेल। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है सप्लाई चेन का, ये आता है। अब हमने इस आर्टिकल में क्या देखा, हमने देखा कि किसी सपोज यूएसए जो है ये अच्छा है टेक्नोलॉजी के मामले में, एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी है इसके पास। वेस्ट एशिया जो है ये रिफाइनिंग अच्छा कर लेता है। अफ्रीकन नेशंस जो हैं इनके पास रॉ मटेरियल अच्छा है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह से एक वैल्यू चेन क्रिएट कर लें, पूरे ग्लोबल वैल्यू चेन पूरी दुनिया की, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहे, ठीक है। वैल्यू चेन बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं वैल्यू चेन, सबसे पहले आएगा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, और लेटिन अमेरिका। हमने ये सारी कंट्रीज अभी देखे ना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लेटिन अमेरिका, ये बन सकते हैं ओर एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अपस्ट्रीम और एक्सट्रैक्शन। अब ये अपस्ट्रीम क्या है, यहां से आप समझेंगे। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, और आगे वाले हिस्से को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। बस और कुछ नहीं है, ठीक है, बस नाम रख दिया गया है। तो इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं अपस्ट्रीम ओर एक्सट्रैक्शन के लिए। इनके पास सामान है, ओर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है वेस्ट एशिया, जापान, वेस्ट एशिया, जापान, ठीक है। इसे हम मिडल स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देखा, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग जो हमने सप्लाई चेन में पढ़ा था, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, और फाइनली जो आ जाता है यूरोपियन यूनियन और यूएसए, डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी है इनके पास। समझ में आया, इस तरह से हम अपनी वैल्यू चेन जो है वो बना सकते हैं। यहां से रॉ मटेरियल लिया, उसे प्रोसेस किया, टेक्नोलॉजी से किया, फिर मार्केट में बिक गया, सिंपल, इंडिया आ गया। आपको पूरा जिस समझ में आया होगा पूरे आर्टिकल का, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल जो है हमने इस तरह से इसे ब्रेक डाउन किया, इंडिया की जो मिनरल डिप्लोमेसी है वो किस तरह से काम करती है। होप आप सभी को ये चीज समझ में आई हो, इसे किस तरह से यूटिलाइज करना है एग्जाम में, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कैसे रिवाइज करेंगे, इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें जरूरत है क्रिटिकल मिनरल्स की, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, ठीक है। इसके लिए इंडिया दो तरीके अपनाता है, एक तो मल्टीलैटरल बायलैटरल पार्टनरशिप करता है, दूसरी हमारी डोमेस्टिक मिनरल पॉलिसी है। हमारा मेन फोकस इस आर्टिकल में ये था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टेबल कंट्री है, लिथियम कोबाल्ट के रिजर्व्स हैं यहाँ पर, तो हम जो 2022 में क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप भी इससे किए हुए हैं। जापान जो है, इस पे चाइना के सैंक्शंस लग चुके थे, यहां से हम रिसाइकलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सीख रहे हैं, मिडल डाउनस्ट्रीम, ठीक है।
मिडल स्ट्रीम। यहाँ पर फिर अफ्रीकन नेशन जो है इनके पास बहुत सारे रेयर अर्थ हैं, जैसे नामीबिया लिथियम वगैरह मिलता है, जाम्बिया में कॉपर कोबाल्ट मिलता है। इसके साथ यूएसए जो है इसका ट्रस्ट इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है। ईयू का क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट है। वेस्ट एशिया के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत सारी है, ठीक है। लेटिन अमेरिका के पास और रशिया के पास बहुत सारा एलिमेंट है। यहाँ से फिर हमने सप्लाई चेन को पढ़ा, सप्लाई चेन क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। इसी चीज को हम लगा सकते हैं यहाँ पर, किस तरह से हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और फाइनली उसका एक प्रोडक्ट बना देंगे। समझ में आया ना आपको? ये पूरी चीज यहाँ से हमें समझ में आई है। अब इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझने के लिए, काफी अच्छा है। फ्यूचरिस्टिक, भविष्य में आने वाला, मरीन समुद्री, ठीक है। मरीन मतलब समुद्री, स्पेस मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी। मरीन की बायोटेक्नोलॉजी, समुद्र के अंदर की बायोटेक्नोलॉजी, जीव प्रौद्योगिकी, और स्पेस अंतरिक्ष की जीव प्रौद्योगिकी, ठीक है। मरीन बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, इस चीज को हम समझेंगे, ये क्या है, इंडिया को क्या जरूरत है इसमें, ठीक है, इस चीज की। तो शुरुआत करते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले मरीन एंड स्पेस, समुद्री और स्पेस जीव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब है डीप ओशियन और आउटर स्पेस। डीप ओशियंस समुद्र के अंदर तक, और आउटर स्पेस अंतरिक्ष में। यहां से हम मिनरल्स को लेंगे, मिनरल्स को यूटिलाइज करेंगे, ये इस पूरी जो है यूटिलाइज करेंगे, इस चीज को कहा जाता है मरीन या स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। और इसका यूज क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे भाई? डेवलप करेंगे न्यू बायोलॉजिकल नॉलेज, न्यू बायोलॉजिकल नॉलेज को यूज करेंगे, डेवलप करेंगे। उससे किस तरह से केमिकल फैक्ट्रीज में यूज हो सकता है, मेडिसिन में उसका क्या यूज हो सकता है, उससे क्या मटेरियल बन सकता है, ठीक है। हो सकता है वो मटेरियल हम स्पेस में यूज कर पाए, कोई अच्छा ऐसा मटेरियल मिल जाए जो कि हमारे स्पेस क्राफ्ट, जैसे हमने पीएसएलवी हमारा जो भी हुआ उसमें हम ऐसा कोई मटेरियल मिल जाए जिससे हम जो फ्यूल है, वो फ्यूल जो सॉलिड फ्यूल है उसे रिप्लेस कर सके, ताकि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो अच्छे से लॉन्च हो पाए, ठीक है। मटेरियल यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये सारी चीजें जो है हम इसमें देख पाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है मरीन टेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब इसमें डिटेल में देखते हैं मरीन क्या है और बायोटेक स्पेस क्या है। मरीन बायोटेक की अगर हम बात करें, ठीक है, समुद्री बायोटेक की अगर हम बात करें, यहां पर हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एल्गी को। समुद्र के अंदर क्या मिल रहा है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, एल्गी मिल रही है, ठीक है। और बाकी जो मरीन लाइफ है, अदर मरीन लाइफ, जो भी जीव हैं समुद्र के बहुत अंदर, समुद्र के सतह में जो जीव मिलते हैं, उन जीवों की हम स्टडी करेंगे, उनके जेनेटिक कंपोजिशन को समझेंगे, ठीक है। जीन्स को समझेंगे कि उनमें कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जो इंसानों के काम आ सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बायो एक्टिव कंपाउंड्स को ढूंढेंगे हम यहाँ पर, बायो एक्टिव कंपाउंड्स की डिस्कवरी होगी कि भाई कौन कौन से ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स, बायोमटेरियल्स, एंजाइम्स मिलेंगे हमें कुछ, ठीक है। बायोमटेरियल मिलेंगे हमें कुछ, बायोमटेरियल्स मिल सकते हैं इससे। फूड इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं, खाने का कुछ नया सामान मिल सकता है, फूड इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं इससे। ये सारी चीजें हमें इस चीज से मिल सकती हैं। अब हम इस चीज से मिलेगी तो इस चीज का करेंगे, इस चीज से हमें क्या पता चला, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी हैं, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इनके पास एबिलिटी है सरवाइव करने की हाई प्रेशर में। आप सभी जानते हैं जब हम समुद्र जितना नीचे जाते जाएंगे प्रेशर जो है बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर में ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, तो इसके अंदर कोई ऐसा जीन होगा, ठीक है, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हाई प्रेशर है, यहाँ पर सैलिनिटी बहुत है, खारे पानी में ये सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है। लो लाइट है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट पुअर, इन सारी कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर पा रहे हैं। तो हमें ये बहुत ज्यादा जानकारी इनसे मिल सकती है, जो कि हम कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोसेसिंग में हम इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। मरीन
बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। इसके बाद स्पेस बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, स्पेस बायोटेक की बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, यहां से हम यूज करेंगे जो हमारे माइक्रोब्स, प्लांट्स और ह्यूमन है, ठीक है। माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, भाई इंसान है या प्लांट है या माइक्रोब्स हैं, उनका एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, एक बायोलॉजिकल ढांचा है। उस बायोलॉजिकल ढांचे का अंतरिक्ष में क्या उस पर फर्क पड़ता है, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। ये माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन में कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में बहुत सारी रेडिएशंस हैं, माइक्रोग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑलमोस्ट कम है वहां पर ये चीजें किस तरह से, इन पे क्या असर पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमारे स्पेस में जाने वाले मिशन हैं, सपोज हम इंसान को भेज रहे हैं स्पेस में, कल ही हमने पढ़ा आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। आर्टेमिस 2 मिशन में हम 4 लोगों को चंद्रमा पे भेज रहे हैं, लैंड कराने के लिए नहीं भेज रहे हैं, बस चंद्रमा की विसिनिटी में भेजा जा रहा है। तो वहां पर कुछ लोग जाते हैं, जैसे अभी सुनीता विलियम्स जी गई थी, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जाते रहते हैं, तो वो गई थी, तो उनका जो वजन है वो बहुत कम हो गया। तो क्या हमें यहाँ से पता लगा सकता है, कुछ ऐसा फूड मिल सकता है हमें, बायो फूड मिल सकता है जो कि स्पेस में लोग यूज कर सकते हैं, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो सके, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज है इस स्पेस और मरीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब नीड क्या है इंडिया को, भारत को क्या नीड है भाई इस चीज की, इंडिया को क्या नीड है इस चीज की। तो इंडिया के पास सबसे पहले तो ओवर 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो हमें मौका दे रहे हैं कि हम समुद्री इलाकों में जा सकते हैं और वहां पे जाके रिसर्च कर सकते हैं अच्छी खासी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ से हम जो है समुद्री मरीन बायोसिस्टम में, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इससे मदद मिल सकती है। आपको समझ में आया होगा, अगर हमें कोई मैंड मिशन में भेजना है, इंसानों को भेजना है स्पेस में, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है इस चीज से रिलेटेड, ये इसमें कहा गया है। इंडिया जो है फिलहाल क्या करता है, इंडिया की अगर हम बात करें, फिलहाल इंडिया इंपोर्ट करता है सीवी ड्राइव्ड कंपोनेंट्स को। हमारे पास अभी ना ये टेक्नोलॉजी है, ना हमने इतना रिसर्च किया है इसमें, कि जो समुद्र के अंदर उगने वाला जो सी वीड है, उससे जो कंपाउंड्स निकल रहे हैं वो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें भाई एक्सपोर्टर बनना है। अगर है, इसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर के साथ साथ आपका कैरागीनम है, ठीक है, इसके साथ ही आपका एल्जीनेटिस, इन सब चीजों का अब यहां देख लेंगे इनके करेक्ट नाम जो है एडिटोरियल में। इंडिया जो है अगर, कैराजीनन, एलिजेंट्स, इन सब का यूज कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही अभी इंडिया के पास क्या क्या इनिशिएटिव है, तो इंडिया के पास जो इनिशिएटिव है, इंडिया की ब्लू इकोनॉमिक एजेंडा है, इंडिया का डीप ओशन मिशन है, और इंडिया का बायो E3 पॉलिसी है, ठीक है। ये 3 मिशन जो है इंडिया अभी सरकारी रूप से फॉलो कर रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी है, C6 एनर्जी और क्लाइमेक्स क्रू, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारे चल रहे हैं, इनिशिएटिव चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं। इसरो का माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजी प्रोग्राम भी अपने एक्सपेरिमेंट के चरण में है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। आपको इतना जानना जरूरी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उससे जुड़े हुए बस 3-4 आपको इनिशिएटिव पता होने चाहिए, ब्लू इकोनॉमी, डीप ओशन, बायो E3, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम पूरा बेस बनाएंगे, धीरे धीरे डीप उतरेंगे सब्जेक्ट्स में, किस तरह से चीजें रन करती हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, ये हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बॉम्बार्ड नहीं करना चाहता नॉलेज से कि आपको एक ही बार में बहुत सारी नॉलेज मिल जाए, इसलिए हम धीरे धीरे करके चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक रिपीटेड टॉपिक है पैसिव यूथनेशिया का। सुप्रीम कोर्ट जो है आज सुनवाई करेगा इसी मुद्दे पर कि क्या होना चाहिए इस यूथनेशिया के केस में, ठीक है। तो यहां से हम देख लेते हैं यूथनेशिया जो मर्सी किलिंग है वो क्या होती है, ठीक है। यूथनेशिया,
यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु मतलब मर्सी किलिंग। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है भाई, ये इसमें हम किसी व्यक्ति को लीथल ड्रग दे रहे हैं, लीथल ड्रग टू एंड लाइफ। किसी व्यक्ति को बहुत एक जहर जैसा ड्रग दे रहे हैं ताकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है। एक होता है पैसिव, ये इलीगल है इंडिया में, ठीक है, याद रखेंगे ये जो है इलीगल है इंडिया में, ये फॉलो नहीं होता है। पैसिव यूथनेशिया ये इंडिया में अलाउड है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉयल ऑफ लाइफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। यहां जैसा कि आप इसे सिंपल भाषा में समझेंगे, सपोज को एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है 13 साल एक्सीडेंट में अपनी उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी, तब से वो वेंटिलेटर पे है, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। अब 13 साल से कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे पड़ा हो, ठीक है, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए भी जीवन कठिन हो जाता है, प्लस उसकी जो फैमिली देखने वाले जो लोग हैं, तीमारदार जो लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत कठिन मुश्किल हो जाता है। 13 साल छोटा मोटा टाइम नहीं है, और दिख रहा है कि यहाँ से व्यक्ति उठ नहीं सकता, अल्टीमेटली उसका एंड जो होगा वो दोबारा से हेल्दी नहीं बन सकता, ये क्लैरिटी होती है। तो उस केस में क्या होता है, इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है कि भाई अगर कोई ऐसा रेयर केस आ जाता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर हम हटा दें और वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ये अलाउड है, ताकि उस व्यक्ति को भी कष्ट न झेलना पड़े और उसके जो साथी हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें भी कष्ट न झेलना पड़े। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया जिसमें हम जानबूझकर ड्रग दे रहे हैं ऐसा जिससे मृत्यु हो जाए, वो इलीगल है इंडिया में, ठीक है। ये था आपका यूथनेशिया की कहानी कि यूथनेशिया क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर इससे रिलेटेड एक और चीज है, यहां पर एक अरुणा शॉनबॉग केस हुआ था, अरुणा शॉनबॉग केस 2011 में हुआ था ये। यहां पे पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है, पैसिव euthanasia allowed in India for certain condition। कुछ सर्टेन कंडीशंस के लिए अलाउ कर दिया गया था पैसिव यूथनेशिया को, हर कंडीशन में नहीं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में। और इसके बाद कॉमन क्लॉज केस हुए थे 2, ठीक है, कॉमन क्लॉज केस। इन कॉमन क्लॉज केस में क्या हुआ था, हमें राइट टू डाई को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ दिया गया था, आर्टिकल 21 के साथ राइट टू डाई, मरने का अधिकार भी है व्यक्ति को, राइट टू लाइफ ऑल्सो एनकम्पासेस राइट टू डाई। अगर कोई व्यक्ति परेशान है और वो मरना चाहता है तो वो अपने इस चीज को ले सकता है। अरुणा शॉनबॉग केस आप गूगल कर सकते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। इसके बाद यूजीसी ब्रिंग्स आउट रूल्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप सभी जानते हैं यूजीसी समाप्त होने वाला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कभी कभी हम क्या देखते हैं, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कास्ट के, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, ठीक है। संविधान में कुछ आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब जो आर्टिकल्स हैं ये हमें डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करते हैं। अब यहाँ पर जो यूजीसी है उसने रेगुलेशंस निकाले हैं 2026, द यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है हायर एजुकेशन की बात करता है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की बात करता है। वहां पर कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, वो नोटिफिकेशन जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। Discrimination has been defined is as any unfair, differential, biased treatment act against any stakeholder, whether explicit or implicit, on grounds only of religion, race, caste, gender, place of birth, disability, any of them, ठीक है। जैसा हम जानते हैं किसी भी तरह का भेदभाव टॉलरेबल नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है, चाहे जातिगत आधार पे हो, चाहे जेंडर के आधार पे हो, चाहे क्लास के आधार पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हो, इस तरह की चीजों पर, रेस के आधार पर भी जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, उसे रोका गया है। यहाँ पर स्पेशली बात करी गई है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उनपे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। पनिशमेंट बताए गए हैं इसमें, बहुत
पनिशमेंट भी हो सकते हैं, सीवियर तौर पे पनिशमेंट भी हो सकते हैं। तो हमें समानता को बढ़ाना है, ऐसा यूजीसी ने कहा है। लेकिन इससे ये ज्यादा रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो बिल आ रहा है, जैसे हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, जिसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आया है, ठीक है, वहां से यूजीसी, एनआईसीटी, इस तरह के जो एआईसीटी, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन काउंसिल को रिपील कर दिया जाएगा। तो हमें ये देखना होगा आने वाले सत्र में, अगर वो बिल पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो ये जो रूल्स हैं इन्हें हम मॉडिफाइड फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, यूजीसी ने 2026 में रेगुलेशंस लाए हैं, रूल्स लाए हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मे लूज रिकॉग्निशन इफ दे वायलेट द रेगुलेशन। अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनमें पाया जाता है कि ये रूल्स का फॉलो नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जाति के आधार पर, तो उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। यूजीसी ब्रिंग ओबीसी विद इन द एम्बेट ऑफ न्यू रूल्स एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द ड्राफ्ट वर्जन इवोक्ड क्रिटिसिज्म। ओबीसीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो भी आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। इस चीज को आप प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं वैसे इसमें याद करने का, लेकिन फिर भी आप इस चीज को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स, ठीक है, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी 13 जनवरी 2026 को यहां पर ब्रिक्स 2026 का लोगो, थीम और वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी गई। ये ब्रिक्स का जो है लोगो है, ठीक है, लोटस फ्लावर है ब्यूटीफुल सा, और जिसमें बीच में नमस्ते जैसा सिंबल है। यहां से हम रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं पूरे ब्रिक्स नेशन में, ठीक है, ब्रिक्स कम्युनिटी में। यहां पर लोगो, थीम और वेबसाइट को रिलीज कर दिया गया है। एज इंडिया टेक्स ओवर ब्रिटेन 2026 प्रेसिडेंसी, जयशंकर सेज फोकस ऑन ह्यूमैनिटी फर्स्ट, स्ट्रेटेजी टू प्रमोट ग्लोबल वेलफेयर। यहां पर हम इंसानियत प्रायोरिटी होगी, ऐसा यहां पर बात करी गई है। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ब्रिक्स ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वो आपको याद करनी है। मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं ब्रिक्स की? मेंबर्स मेंबर्स कौन कौन है भाई? ब्राजील, चाइना, इजिप्ट। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया। इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया। इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका। ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये है भाई इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं। इनका आप एक अच्छा सा निमोनिक बनाइए और कमेंट सेक्शन में डालिए। ये मेंबर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। दिख रहा है ये ब्रिक्स? आर यू एबल टू सी? यस और नो? द फर्स्ट लेटर इज बी. B stands for Brazil. Got it? B to Brazil. R, Russia. I, India. C, China. S, South Africa. याद हुए? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो नए ऐड हुए हैं मेंबर्स वो है आपके ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया और यूएई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है भाई ब्रिक्स। 2026 में इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी करने जा रहा है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहां से ये चीज याद रखेंगे ब्रिक्स के बारे में। ये ब्रिक्स है। ब्रिक्स के बारे में और इंफॉर्मेशन अब जैसे जैसे सबमिट होगी इंडिया में, इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी, हम इस चीज को और समझेंगे। यहाँ पर ब्यूटीफुल सा एक बार लोगो दोबारा देख लीजिए। ये लोगो है, इसे मन में बसा लीजिए, ठीक है। ब्रिक्स है 2026 का लोगो, थीम, वेबसाइट। हम इसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, ठीक है। अभी एकदम से आपको बहुत सारा लोड नहीं लेना है, लेकिन
छोड़ना भी नहीं है, पढ़ाई छोड़नी भी नहीं है, लेकिन लोड भी नहीं लेना है, चीजों को धीरे धीरे करते रहना है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने कहा था कि इफ यू कैन नॉट रन वॉक, इफ यू कैन नॉट रन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक क्रॉल, ठीक है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, बस रुकना मत छोड़िए, ठीक है, बट डू नॉट स्टॉप, रुकना नहीं है। इसी नोट पर आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।